आज हम पढ़ते हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ये है चैप्टर नंबर 10 स्पेक्ट्रम का, यूनिट 5 में है और यहाँ से हमारी जो स्ट्रगल बिगिंस वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले कि नेशनलिज्म की ग्रोथ क्यों हुई, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म उस टाइम पे क्यों ग्रो हुआ, उसके कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, तो देखो बेसिक जो चीज़ है उस टाइम पे जो है आपके बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिनका ये मिक्सअप था। ठीक है, जिसमें एक तो हमने इंडियन रेनेसा तो खुद ही देख लिया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, इंडियन रेनेसा पीरियड चल रहा था, प्लस आपका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ से जो है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की फॉरेन पावर क्यों डिटरमाइन करेगी कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये, प्लस आप बोल सकते हो कि जो मॉडर्नाइजेशन जो है ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन किया इंडिया में, उसका भी कहीं ना कहीं ऑफशूट था ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द टू ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो जो ब्रिटिशर्स की जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज, ठीक है, इम्पीरियलिज्म तो पता ही है कि रूल करना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन, तो इन सब का एक मिक्स था। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो फैक्टर्स रहे, एक ये तो एक ब्रॉड फैक्टर हो गए। अब स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स थे फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें ये समझ आ गया था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट अलग है एंड इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है, अलग है। तो कॉलोनियल इंटरेस्ट अलग है और इंडियन इंटरेस्ट जो है वो अलग है, ये हमें समझ आ गया था। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे आप आगे पढ़ोगे कि जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं उन इन्होंने क्या है बताया, समझाया कि कैसे जो है कॉलोनियल पावर इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रही है, कैसे वो हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे कोई बेनिफिट के लिए नहीं है, ये हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, एक ये पॉइंट भी था। तो हमें ये तो समझ आ गया था कि जो कॉलोनियल पावर है, जो कॉलोनियल रूल है, यही इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण है। ठीक है, हम क्यों इतने बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, अब क्यों बैकवर्ड है और पहले क्यों नहीं थे, तो वो जो कारण है वो ये समझ आ गया था। ठीक है जी, एंड और ये भी पता चल गया था कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें सबके इंटरेस्ट आ गए। इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स क्या है, सिर्फ ब्रिटिश। इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश क्या है, सिर्फ ब्रिटिश। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, पैसा संजोना है और अपने अपने इंटरेस्ट, अपने ही बेनिफिट्स के लिए वो वर्क कर रहे थे। ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट था उसमें सब सारे सेक्शन जितने भी हैं, पीजेंट हो गए, जमींदार्स हो गए, ठीक है, मनी लेंडर्स हो गए, मतलब जो गरीब है, अमीर है, सारे जितने भी सारी क्लासेस हो गए, हैंडीक्राफ्ट्समैन हो गए, वर्कर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, जो जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, अगर एडुकेटेड हो गए, तो इन सब का इंटरेस्ट इज़ इंडिया का इंटरेस्ट, लेकिन ब्रिटिश का इंटरेस्ट इज़ ब्रिटिश का इंटरेस्ट, सिर्फ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ चुकी थी। दूसरा कारण था, ठीक है, तो ये तो पहला फैक्टर था कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपका जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन है ऑफ कंट्री। अब पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, देखो ब्रिटिशर्स ने वो रेलवे तो लेकर आए,
वो लाए थे अपने बेनिफिट्स के लिए। जो रेलवे है, अगर आप ऐसे इंडिया देखोगे ना तो इंडिया जो है उसमें रेलवेज इस तरीके से बनाई गई थी कि जहाँ से ये आपके पोर्ट्स हैं, मान लो या मेजर मेजर पोर्ट्स होंगे, तो वहाँ पे आपका ब्रिटिशर्स गुड आया, ठीक है। और जो अंदर जाने के लिए, जो शहरों के अंदर और उधर जाने के लिए, तो ऐसे ऐसे इन्होंने रेलवे के वो बनाए, इन्होंने ऐसे ऐसे, तो समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ ऐसे लिंक। और अगर आप रेलवे का रूट भी देखोगे ना उस टाइम का, तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है पूरा का पूरा एक दूसरे से, बट स्टिल इस तरीके से था कि ताकि जो है रॉ मटेरियल की जो रॉ मटेरियल की सप्लाई हो सके या फिनिश गुड्स की सप्लाई हो सके, तो ऐसे ऐसे इन्होंने चैनल्स बनाए थे। ओके, तो रेलवे के जो इन्होंने चैनल्स भी बनाए थे, वो बनाए तो अपने बेनिफिट्स के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडियन के बेनिफिट्स के लिए भी आए। कैसे? तो ये जो रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे जो है आपके ट्रैवल करते थे लीडर्स वगैरह, ठीक है। तो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल, ये लोग एक दूसरे से मिले और जो है आपके आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है जी। डिफरेंट रीजन्स के लोग मिले, ठीक है। जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको अलग अलग रीजन्स के मिलते हैं, कोई तमिलनाडु का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कहीं का है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी पॉलिटिकल आइडियाज़ आप जो है आपके एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, देन पब्लिक ओपिनियन, किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू पे पब्लिक ओपिनियन रेज करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमने जो है ब्रिटिशर्स ने बनाया अपने लिए था, बट उसको इंडियंस ने अपने लिए बेनिफिट में भी लिया। तो ये भी एक फैक्टर था जो है आपका नेशनलिज्म क्यों ग्रो हो रहा था, इसीलिए ग्रो हो रहा था, ठीक है। दूसरा है कि इकोनॉमिक, क्योंकि अब जो है लिंक्ड हो चुका था इंडिया, यूनिफाई हो चुका था काफ़ी हद तक, तो जो इकोनॉमिक फेट है एक पर्टिकुलर रीजन का, वो दूसरे रीजन से कनेक्ट हो गया। कैसे? एग्जाम्पल बता रखा है कि अगर एक जगह पे क्रॉप जो है वो फेल हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्रॉप फेल हो गई है, तो उसने जो है दूसरी जगह के प्राइसेस भी बढ़ गए, ठीक है। सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो रही है दूसरे रीजन में भी, ठीक है। तो यहाँ से जो क्रॉप है, मान लो यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए, तो एक रीजन का इकोनॉमिक फेट दूसरे से, जैसे आजकल के ग्लोबलाइजेशन युग में इंडिया इज़ कनेक्टेड टू, एंड इनफैक्ट एवरी अदर कंट्री इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर कंट्री। अगर एक जगह पे कुछ होता है तो बाकी जगह कंट्रीज़ में भी अफेक्ट होता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो उससे हर एक कंट्री को अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, उसके ऑयल से रिलेटेड इन्फ्लेशन आ गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी इस तरीके से, पहले क्या था कि जो है एक रीजन ऑफ इंडिया वाज नॉट कनेक्टेड, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपके अशोका, ग्रेट मुगल्स भी थे, मौर्यास थे, ठीक है, मौर्यास में मेनली आपके द ग्रेट अशोका, तो जो इन टाइम पे भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनसे भी बड़ी स्टेट जो है वो क्रिएट की, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। एंड जो ब्रिटिश जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आए वो, ठीक है। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लॉज वगैरह बनाए ऐसे, ठीक है जी। एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज लेकर आए, प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यूनिफाइड आपकी जुडिशरी थी, ठीक है, जुडिशरी हो गई, आपके क्रिमिनल लॉ, सिविल कॉडिफाई हो गए, ठीक है जी। एंड तो ये सारे जो रीजंस है, इनकी वजह से आपका जो है नेशनलिज्म ग्रो हुआ, क्योंकि जो है आपका यूनिफिकेशन उस तरीके से हुआ है। इसके बाद जो आपका जो थर्ड फैक्टर दैट इज वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन में क्या है कि जो आपके यूरोपियन राइटर्स थे, हमने जो आप किसी ने अगर वर्ल्ड पढ़ी रखी होगी शायद अभी तक, वर्ल्ड जो है हिस्ट्री, उसमें जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है,
प्लस आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अगर आपने इसमें कभी पढ़ा हो तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जिनके काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था और उनकी जो राइटिंग्स से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं वो अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी हेल्प मिली थी। ठीक है, तो उन्हीं की राइटिंग्स का फ़र्क इंडिया पे भी पड़ा, उन्हीं की राइटिंग्स जो है उनका फ़र्क इंडिया पे भी पड़ा। जैसे यूरोपियन, ये हमें नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए, यूरोपियन राइटर्स लाइक मिल्टन हो गए, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, एंड रोजेसी हो गए, ठीक है, पेन हो गए, देन स्पेंसर, वॉल्टेयर, ठीक है। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी राइटिंग्स से बहुत सारे रैशनलिज्म, रैशनल आइडियाज़ आए, ठीक है। उसके अलावा सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, नेशनलिस्ट आइडियाज़ ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इंडियंस को। मॉडर्न रैशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट आइडियाज़ इसमें इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं वहाँ से मिली, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, उसने भी आपका हेल्प किया। कैसे? जैसे कि नॉर्थ की लैंग्वेज मोस्टली अलग है और साउथ की लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु एंड ऑल डिफरेंट है, बट बिकॉज इंग्लिश जो है एक उस टाइम पे एक कनेक्टिंग पॉइंट बन गया, इनको भी इंग्लिश आ गई, ठीक है। यहाँ के जो मेजर लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, मेजर और यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई ईस्ट, जो ईस्ट है वहाँ के, और वेस्ट, तो मतलब पूरे इंडिया में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के आने से जो एक लिंक है वो बन पाया, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मदद मिली, ठीक है। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा है कि इसी में कि जो आपका मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से वर्क करते हैं फ्री कंट्री में, इंग्लैंड में विज़िट करके इंटेलेक्चुअल्स को पता चला, जो लोग पढ़ाई करने बाहर गए, ठीक है, या जॉब करने या जो भी है, तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड जैसी कंट्री जो हम पे रूल कर रही है, वहाँ पे एक फ्री कंट्री में किस तरीके से जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ आई। तो ये भी एक फैक्टर था, ठीक है। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ठीक है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जैसे कि आपके राजा राम मोहन रॉय हैं, उनका भी था मिराट उल अकबर पब्लिकेशन, एंड सोमबद कॉमेडी, ठीक है, ये भी थी इनकी पब्लिकेशन। तो ऐसी बहुत सारी, हर कोई पब्लिकेशन कर रहा था, प्लस बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ न्यूज़पेपर आए, तो यहाँ से ये अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। और लोग कैसे पढ़ते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते थे जिसको पढ़ाई आती थी, और वो सुना सुना के बाकी लोग जिनको नहीं भी आते उनकी लैंग्वेज में उनको समझाता था। तो इस तरीके से आपके जो आइडियाज़ है वो लोगों तक गए, ठीक है। तो प्रेस और लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। नॉट इवन इंग्लिश लैंग्वेज बट वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इन 1877 सिर्फ 1877 में सिर्फ 169 न्यूज़पेपर थे, ठीक है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपके 1 लाख हो गए, नहीं सॉरी, इतने न्यूज़पेपर थे, और ये आपके 1 लाख से भी ज़्यादा लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसी में ये लोग जैसे लोगों को बोलते थे कि आप यूनाइट हो जाओ, ठीक है। मॉडर्न आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स क्या होते हैं, लोगों के राइट्स क्या होने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह से आगे पहुंचाई गई, ठीक है। नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। इंडियाज़ पास्ट ये कैसे हुआ, जो आपके यूरोपियन स्कॉलर्स थे कुछ, जैसे कि मैक्स म्यूलर,
ठीक है, जिनको बोला गया था कि आप इंडिया के बारे में ज़रा जो टेक्स्ट हैं उनके कन्वर्ट करो, उनको ट्रांसलेट करो, उनको पढ़ो और बताओ कि ये लोग कैसे रहते थे यहाँ पे, कैसे रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो मैक्स म्यूलर की राइटिंग्स हो गई, MMR करके आप याद रखो, MMR। ठीक है, मैक्स म्यूलर हो गया, मोनियर विलियम्स हो गए, मोनियर विलियम्स एंड रॉथ एंड सेसन, रॉथ एंड सेसन। ठीक है, देन इंडियन स्कॉलर्स भी थे। ठीक है, जैसे कि RG भंडारकर हो गए। ठीक है, सो RG भंडारकर और मित्रा, RL मित्रा, एंड देन जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो इन लोगों ने भी इंडिया के जो पास्ट की एंटायरली न्यू पिक्चर क्रिएट की, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया। जैसे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चला, मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में पता चला। ठीक है, हमें पता चला कि अशोका का किंगडम कितना ग्रेट था, हमें पता चला साउथ इंडिया के चोला एम्पायर का। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया का जो पास्ट है वो एक तरह से जो चीज़ें पता चली, उनका इनका जो है इनका भी योगदान रहा उसमें। तो ये भी एक फैक्टर था नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए। देन सिक्स्थ फैक्टर वाज प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो हमने कल पढ़ा था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसने भी कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट जो टेंडेंसीज हैं, ठीक है, लोग जो हैं बारिंग ऑल कास्ट एंड क्लास, ये लोग एक लेवल पर आए। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ये इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो एक साथ आए थे। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। ठीक है, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, जो नई मिडिल क्लास थी वो एक वेल इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास थी with varied background but a common foreground of knowledge, ideas and values। कहने का मतलब ये है कि इंडिया है जो, ठीक है, अब वहाँ इसमें अलग अलग रीजन के जो लोग हैं सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, लेकिन एक कॉमन जो है हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे वैल्यूज़, आइडियाज़, ठीक है, ये सब तो एक ही है ना। तो यही जो है मिडिल क्लास जो आगे आपकी बढ़ रही थी, तो एक क्या कहते हैं, इनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस था, एक होप थी कि हम आज़ाद होंगे, हैं। तो ये एक फैक्टर ये भी था कि जो नई मिडिल क्लास आ रही थी ये एक इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास की तरह उभर के आई, क्योंकि सेम आइडियाज़ थे, सेम वैल्यूज़ थे, सेम होप थी एंड सेम सेंस ऑफ यूनिटी थी। ठीक है, इसीलिए, और ये मोस्टली किस लिए बढ़े आगे, बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, ठीक है, इनको डिफरेंट जो जॉब मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ों से ये लोग आगे बढ़े। एंड ऑल्सो कि इनके जो रूलिंग क्लासेस हैं उनके साथ किसी के क्लोज टाई थे। ठीक है, तो ये लोग आपके इन्हीं लोगों ने आपकी जो है आगे लीडरशिप ली। ठीक है, तो ये तो हो गया सेवेंथ फैक्टर। नाउ वी कम टू द एट्थ फैक्टर वाज इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी मूवमेंट्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे, उसी टाइम पे कौन कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी वर्ल्ड में, तो क्या चल रहा था भाई, आपके बहुत सारे नेशंस जो हैं वो उभर के आ रहे थे, जहाँ पे पहले स्पेनिश और पोर्तुगीज़ का रूल हुआ करता था। तो जहाँ पे स्पेनिश और पोर्तुगीज़ का, वहाँ से जो है आज़ादी ले रहे थे नेशंस और उभर के आ रहे थे, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है, एंड आपका जो है ग्रीस और इटली, इनमें भी यूनिफिकेशन चल रहा था, लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही थी, प्लस आयरलैंड इन जनरल। तो आयरलैंड इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आयरलैंड जो है वो ब्रिटिश से रिलेटेड था। ठीक है, तो दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड दी नेशनलिस्ट रैंक्स। एंड नाइन्थ फैक्टर वाज रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे अंग्रेज। ठीक है, तो इनकी डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, दूसरे हर सेक्शन के लोगों को अलग रखना, डेलिब्रेटली ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे। ठीक है, कि जो क्या कहते हैं इसमें, मतलब एग्जांपल है जैसे कि लाइटन,
जब लाइटन था तो उसकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, जैसे पहला है आपका रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट। जो आपका इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था उसकी जो एज है वो 21 से इन्होंने 19 साल कर दी। पहले 21, अभी मैक्सिमम एज इज़ 19 ईयर्स। ठीक है, ये था आपका 1876 का। उसके अलावा आपका ग्रैंड दिल्ली दरबार, देखो फेमीन आया था, लोग भूखे मर रहे थे और यहाँ पे दिल्ली में ये लोग अपनी क्या कहते हैं पार्टी कर रहे थे। तो ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 का, ये एक था। तीसरा फैक्टर है आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लाइटन लेकर आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का। ठीक है, जिसमें जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, एंड देन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। ठीक है, तो इन चार चीज़ों की वजह से, इन चार चीज़ों की वजह से, जिसमें मैक्सिमम ICS ठीक है एज जो है वो कम कर दी 19 ईयर्स। ग्रैंड दिल्ली दरबार जब फेमीन चल रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड आर्म्स एक्ट 1878, प्लस जो है रिपन जब थे, रिपन तो वो एक इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल जो है इंडिया, मतलब जो इंडियन लोग थे वो इसके फेवर में थे। ठीक है, सपोर्ट कर रहे थे इस बिल को। इस बिल में ऐसा क्या था, इस बिल में था कि जो जुडिशियल मतलब क्वालिफिकेशन है रेस डिक्शन, मतलब इंडियंस को जो है हायर जुडिशरी में अलाउड नहीं था, तो उसको ये जो है रिवर्स करना चाहते थे, इसको एबॉलिश करना चाहते थे। बट हुआ क्या था, हुआ ये कि जो मतलब इंडियन मेंबर्स को भी ये जो है सर्विसेज मिले, हाई उस पे आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो यूरोपियन कलीग्स, जो यूरोपियन हैं, इन लोगों ने क्या किया, मतलब प्रोटेस्ट कर दिया टाइप्स। और हुआ ये कि कि क्या हुआ था कि स्टिफ अपोजिशन था फ्रॉम द यूरोपियन कम्युनिटी, एंड इसकी वजह से जो है रिपन को इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर था, इसकी वजह से लोग गुस्साए हुए थे। लेकिन एक फ़ायदा इसमें ये भी हुआ था कि इससे इंडियंस को ये समझ आ गया कि कैसे अपने राइट्स के लिए एजिटेट करना है, जैसे यूरोपियंस ने एजिटेट किया इल्बर्ट बिल के लिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इनको ये भी समझ आया कि कैसे अगर आप एजिटेट करते हो तो आपकी बात कैसे मानी जाती है। ठीक है, कुछ अपने डिमांड्स और राइट्स के लिए एजिटेशन करने से कैसे जो है आपकी डिमांड्स जो है कैसे एजिटेट किया जाता है। ठीक है, फॉर योर सर्टेन डिमांड्स एंड राइट्स। ठीक है जी, तो अब हम आगे अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन कौन सी थी बिफोर द INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, INC जो है, ठीक है कांग्रेस, ये तो बना था 1885 में। पर इससे पहले ऐसे कौन से एसोसिएशंस थे, एकदम से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनी थी ना, कुछ तो होता ही होगा। तो इससे पहले क्या था वो, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। INC बना था जब, उससे पहले कौन कौन से एसोसिएशंस थे। ठीक है, सो जस्ट मिनट, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ INC। ठीक है, तो कौन कौन से थे, इसमें ये है कि जब आप अर्ली हाफ देखोगे 19th सेंचुरी का, अर्ली हाफ मीन्स 1850s तक, वहाँ पे तो आपके वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स ने डोमिनेट किया, और ये लोकल थे,
और रीजनल थे, ऑल इंडिया लेवल पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ये क्या करते थे, इनकी जो डिमांड्स हुआ करती थी, ये लोग पेटिशन डालते थे, ठीक है, अपनी पेटिशंस डालते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इनकी डिमांड होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करो, इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आओ, एजुकेशन स्प्रेड करो। बट ये वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट ही थे, मतलब कि अमीर अमीर घराने के जो लोग होते हैं थोड़े से, वो लोग ऐसे पेटिशन डालते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो गरीब तो कैसे उस टाइम पे करेगा। लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ आपका 19th सेंचुरी था, यानी कि 1850s के बाद का टिल 1900, यहाँ पे जो है आपके इंक्रीजिंगली जो एडुकेटेड लोग हैं, एडुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, एडुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ठीक है, आपके डॉक्टर्स, टीचर्स, इन्होंने जो है, इन्हीं का आपका वाइडर पर्सपेक्टिव था। इन्होंने मतलब कि इसको इस टाइम पे जो है एसोसिएशंस बनाई और आगे कहानी को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल में कौन कौन से थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल, जो कि स्टार्ट हुआ हम अपना 18 बंग भाषा प्रकाशिका सभा से। देखो हमने, सॉरी कहाँ गया, बंग भाषा यानी बंगाली भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो थी, ये राजा राम मोहन रॉय जी ने नहीं बनाया था, ये राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट्स ने बनाया था 1836 में। कल मैंने बताया था राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ 1833 में ही हो गई थी, ठीक है। तो एक ही डेट मैंने बोला था याद करने को, वो थी राजा राम मोहन रॉय की 1833 में डेथ हो गई थी। तो 1836 में ये कहाँ से बनाएंगे, इनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने बनाया था बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। देन आपका आता है, इसके बाद था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जो है, इसको आपके लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जमींदार क्या होते हैं, लैंड होल्डर्स होते हैं, तो लैंड होल्डर सोसाइटी ये जो है आपके फाउंड की गई थी बाय, ये आपके स्पेक्ट्रम में नहीं दिया लेकिन इन्होंने ही की थी, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ननाथ टैगोर एंड राधाकांत देव जिन्होंने धर्म सभा इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। राधाकांत देव, प्रसन्ननाथ टैगोर एंड द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन जो है ये आपका था, जमींदारी एसोसिएशन 1836 में ही था ये भी अराउंड। बट ईयर याद नहीं रखने, क्योंकि ईयर आप आगे वाले चैप्टर्स में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे इतने ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जो आपके मेंबर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और क्या था उनका का एग्जैक्ट जो एक स्पेसिफिक क्या मोटो था, ठीक है। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इनका मेन था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ही यूज़ करने हैं भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज़ करके एजिटेट करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा देख लिया, जमींदारी एसोसिएशन देख लिया। नाउ वी कम टू थर्ड वन विच इज़ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बाय विलियम एडम्स। ये भी स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा, बट ये इन्होंने ही बनाया था, विलियम एडम्स, ठीक है। तो जमींदारी एसोसिएशन जो है, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ननाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बाय विलियम एडम्स। एंड इसमें क्या था कि ये जो है एक्चुअल कंडीशन जो लोगों की है ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के लोगों की एक्चुअल कंडीशन को एंड पीसफुल एंड लॉफुल मैनर में जो है क्या कहते हैं
एज दे मे बी सिक्योर एक्सटेंड द, हाँ जस्ट राइट्स, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये चाहते थे कि एक्चुअल कंडीशन पीसफुल एंड लॉफुल कैरेक्टर एंड जस्ट राइट्स, तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है डिसेमिनेट करे, लोगों की एक्चुअल कंडीशन पता चले ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। और इनका जो मेथड था वो पीसफुल था, लॉफुल था, और एक्सटेंड करना चाहते थे ये जस्ट राइट्स एंड जितनी भी ऑफ ऑल द क्लासेस के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रीड के लिए है, बट वी नीड टू नो कि ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एडम्स ने बनाई थी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 1851 में दोनों जो ये थी जमींदारी एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गए और बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने एक पेटिशन डाली थी, इसने एक पेटिशन डाली थी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्होंने एक पेटिशन डाली थी कि जो है कुछ सजेशंस जो आपका देखो 1851 में बनी थी ये, एंड 1853 में एक चार्टर एक्ट आना था, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले मतलब कुछ काफ़ी बाद में आएंगे चैप्टर, ये चैप्टर जो अलग से है, नहीं तो ये लक्ष्मीकांत में भी है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उसमें इन्होंने क्या कहते हैं मतलब ये आना था, तो उसके लिए इन्होंने बोला था कि हमारी डिमांड्स जो हैं कुछ फुलफ़िल की जाएं, जिसमें इन्होंने बोला था कि सेपरेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर। देन इन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करो, ठीक है। इन्होंने कहा था रेड्यूस करो सैलरी हायर ऑफिशियल्स की, एंड इन्होंने क्या कहा था कि जो सॉल्ट ड्यूटी है उसको एबॉलिश करो, स्टैम्प ड्यूटी को एबॉलिश करो, स्टैम्प ड्यूटी सॉल्ट ड्यूटी को एबॉलिश करो, सैलरी हायर ऑफिशियल की कम करो, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं उनको जुडिशरी से अलग करो, जो कि राजा राम मोहन रॉय भी डिमांड कर रहे थे, सेपरेट करो लेजिस्लेचर को, सेपरेट लेजिस्लेचर बनाओ, एक एक पॉपुलर कैरेक्टर, ठीक है। देन ये जो है आपकी डिमांड्स पार्शियली एक्सेप्ट की गई थी इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें इन्होंने लेजिस्लेचर बनाया था, जिसमें कि 6 मेंबर्स जो हैं, 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। तो एडिशन ऑफ द 6 मेंबर्स टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, ठीक है, उसमें लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई एक तरह से आपकी 6 मेंबर्स की, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसी में आपके लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 मेंबर्स ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड जो है जमींदारी एसोसिएशन, इन दोनों का जो मर्ज होके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है, उन्होंने क्या डिमांड की थी, ठीक है। Now we come to the East India Association. एक सेकेंड ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये आपके दादा भाई नारोजी जो हैं, दादा भाई नारोजी, ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया में नहीं था, ये आपका था लंदन में, ठीक है। 1866 में इन्होंने बनाया था, लंदन में बनाया था, ठीक है। एंड इन्होंने इस एसोसिएशन ने, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ने लंदन इंडियन सोसाइटी को सुपरसीड किया था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लंदन इंडियन सोसाइटी को इस एसोसिएशन ने सुपरसीड किया था, मतलब पहले ये थी लंदन इंडियन सोसाइटी एंड फिर उसी को बंद करके या उसको सुपरसीड किया था बाय द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नारोजी ने बनाया था, लंदन में बनाया था, ठीक है। एंड बाद में इसकी ब्रांचेस जो है इंडियन सिटीज़ में भी आई बाद में। नाउ इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग जो है आपकी 1875 में आती है बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग जो है
ये चाहते थे एनकरेज करना पॉलिटिकल एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन एनकरेज करना चाहते थे, ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग इन 1875। नाउ 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इसका नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी था। इसने सुपरसीड किया था इंडियन लीग को ऑफ शिशिर कुमार घोष, इसको सुपरसीड किया था इन्होंने। एंड ये बनाया किसने था, बंगाल के कुछ यंगर नेशनलिस्ट, जिसको मैंने याद किया था सैम से, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये क्या चाहते थे, प्रमोट करना बाय एवरी लेजिटिमेट मीन्स पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये जो है एक सेकेंड,